ये मल्टी लेयर फार्मिंग की फील्ड है और इसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलों को लेते हैं। क्रमशः ज़मीन के ऊपर वाली फसल, फिर ज़मीन के अंदर वाली फसल और उसके ऊपर वाली फसल और उसके ऊपर वाली फसल। ज़मीन के अंदर अदरक है, उसके ऊपर ये भाजी है, फिर उसकी 7 फीट की हाइट पे ये कुंदरू है और उसकी 8 फीट की हाइट पे ये पपाया होगा। देखिए, मल्टी लेयर फार्मिंग में यहाँ पर हम करीब 2.5 एकड़ ज़मीन में अलग अलग तरह की फसलों के कॉम्बिनेशन के साथ में काम करते हैं। इसका टोटल एस्टिमेटेड लागत अगर देखा जाए तो बेसिकली वैसे तो हमारे पास बांस खुद के हो जाते हैं, घास भी लगभग हमारी खुद की हो जाती है। अगर ये सारी चीज़ें हमें लेनी भी पड़े तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत 1 एकड़ की होती है और ये लागत लगभग आपकी 5 साल तक चलती है। तो 1 साल की लागत लगभग आप 1 एकड़ के पीछे 30,000 के समथिंग समझते हैं। तो वो हमारी लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास टोटल 2.5 एकड़ में लागत होती है 1 साल की। और अगर हमारा और भी इन्वेस्टमेंट जोड़ लें, जैसे कि लेबर है या हमारा अपना खुद का खर्चा है, ये सब चीज़ें क्योंकि किसान काउंट नहीं करता कभी, पर इन सब को भी काउंट कर लें तो लगभग 3.5-4 लाख के आसपास का हमारा ये खर्चे का बजट जाता है। और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 15-16 के ऊपर हमारा ये फिगर होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 से 12 लाख रुपए तक का हमारा फिगर टच होता है 1 साल का 2.5 एकड़ ज़मीन से। और बाकी और वर्टिकल से भी हमारी आमदनी होती है, जैसे कि हमारा मिल्क का भी है, वर्मी कंपोस्टिंग का भी है और भी चीज़ों का भी है। तो इस तरह से हम लगभग 12 से 15 लाख रुपए के आसपास की आमदनी को टच करते हैं 1 साल में। फरवरी में हमने ज़मीन के अंदर अदरक डाल रखा है और उसके सरफेस पर हमने ये पत्ती नुमा सब्ज़ी बो रखी है। इसको हम चौलाई की भाजी बोलते हैं। आप इस जगह पे मेथी, पालक, धनिया या जो भी पत्ती वाली सब्ज़ी है वो हम बो देते हैं। तो इससे हमें 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये ज़मीन को पूरी तरह से ढक लेती है 10 से 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर। तो कोई भी खरपतवार जो होता है, घास जो होती है वो उग नहीं आ पाती। तो घास नहीं उगती है तो हमारी घास निकालने का खर्चा बच जाता है। दूसरी बात, खरपतवार आने से जो हमारी फसलों में कीड़े लगते हैं वो हमारे कीड़े बच जाते हैं। तीसरी बात क्या है कि हम इस सब्ज़ी को जो है ना जड़ समेत निकालते हैं। तो जड़ समेत निकालने में भी क्या बेनिफिट होता है कि हमने चूँकि 2 इंच के नीचे अदरक लगा रखा है, अगर हम इसको काटते हैं, निकालते नहीं हैं जड़ समेत, तो इसकी जड़ें अदरक की जड़ों तक टच करेंगी तो अदरक की फसल कमज़ोर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको जो पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं उन पौधों को निकालते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में बार बार निदाई गुड़ाई हो जाती है, क्योंकि पौधा जैसे आप निकालेंगे मिट्टी उखड़ेगी तो ऑक्सीजन और धूप बराबर मिट्टी में जाएगी, तो नीचे का जो पौधा होगा वो और हेल्दी होगा। तो हमारी निदाई गुड़ाई का इससे खर्चा बच जाता है और डे टू डे हमारी इसमें इनकम जनरेट होती रहती है। इसको ओपन में नहीं किया जा सकता। आप खुले खेत में करेंगे तो इसकी क्वालिटी नहीं आएगी और इतनी अच्छी पैदावार भी नहीं होगी। तो हम इस पे क्या करते हैं, बेम्बू लगाते हैं, बांस लगाते हैं और बांस के साथ में ये घास का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है, आधी धूप आधी छांव आती है, जो कि पौधों के लिए बेहद आवश्यक होती है। पौधे को जितनी धूप चाहिए उतनी धूप मिल जाती है, जितनी छाया चाहिए उतनी छाया मिल जाती है। तो ये गर्मी में भी फसल बहुत अच्छी हो जाती है और इस शेड का हम भरपूर उपयोग करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि बेम्बू के सहारे हमने ये बेला लगा रखी है। तो ये बेल के रूप में हम कुंदरू है, पड़ोरा है, परवल है, जिनकी पत्तियों की साइज छोटी होती है, वो वाली सब्जी यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो तीसरी फसल के रूप में हमारी मंडप पर ये वाली फसल हो जाती है। फिर इसी जगह पर हम 12x18 में पपीते का फसल लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पपीता लगा हुआ है। तो ये पपीते की फसल इस मंडप के ऊपर जुलाई के बाद निकल जाती है और ये कंटिन्यू सितंबर के बाद नवंबर तक फलती रहती है और दिसंबर से हमारी इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो मार्च से इसमें हमारी इनकम चालू होती है। तो मार्च से लेकर जुलाई तक हमें डे टू डे भाजी इनकम देती है। फिर उसके बाद हमारी देख पा रहे होंगे आप, अप्रैल का महीना है और अभी ये फसल हमारी चालू हो गई। तो अप्रैल से लेकर नवंबर लास्ट तक हमारी ये वाली फसल कंटिन्यूसली चलती जाती है। फिर उसके बाद हमारा अगस्त के महीने में एक मुश्त मैच्योरिटी के रूप में हमारी अदरक आ जाती है। फिर उसके बाद दिसंबर के महीने में हमारा पपीते की फसल मैच्योर हो जाती है और दिसंबर और जनवरी 2 महीने हम पपीते की फसल को हार्वेस्ट करते हैं। तो पूरे साल मार्च से लेकर फरवरी तक हमारी फसल का
इनकम का रूटीन इस मॉडल से बना रहता है। कितनी भी गर्मी पड़ जाती है तो लपट से हमारी फसल कभी झुलसती नहीं है, कितनी भी ठंड पड़ जाती है तो हमारी फसल पे पाला लगता नहीं है, और अगर ओले भी पड़ जाते हैं तो हमारी फसल इसमें डैमेज नहीं होती, क्योंकि पहले ओला इस घास पर गिरता है फिर आराम से जाके नीचे गिरता है, तो ओले से भी हमारी फसल को कोई क्षति नहीं होती है। तो कुल मिला के क्लाइमेट चेंज का भी कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बेसिकली देसी बीज में रेजिस्टेंस पावर काफ़ी अच्छा होता है, तो बुरी परिस्थिति में भी मौसम के वो अच्छे सर्वाइव करते हैं और अच्छा रिटर्न्स देते हैं और लंबे समय तक फलते हैं, और बीमारियां और रोग भी नहीं लगते हैं उसमें। जब आप 4-5 फसलें लगाते हैं तो 4-5 फसलों की छाया इतनी होती है कि जनरली जो है ना वाष्पीकरण की प्रोसेस ऑटोमेटिकली रुक जाती है, और कम पानी में भी आपका काम हो जाता है। जैसे कि आप 10 या 20% पानी का उपयोग करते हैं तो 10 या 20% पानी 4-5 फसलों के लिए हो रहा है, तो कुल मिला के आपको 2 से 3% पानी की ही ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप उतने ही पानी में तो एक फसल भी उगा रहे थे, अभी हम उतने ही पानी में 5 फसलें उगा रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रति फसल पानी की बेहद कम आवश्यकता होती है। अधिकतम फसलों में उड़ने वाले कीड़े लगते हैं। उड़ने वाले कीड़े जो है ना अंडे देते हैं, फिर जो है ना रस चूसने वाले उससे कीड़े पैदा होते हैं और फिर वो कीड़े फसल को क्षति पहुंचाते हैं। तो हमें बेसिकली उड़ने वाले कीड़ों को कंट्रोल करना होता है। तो उड़ने वाले कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने, आप देख रहे होंगे, क्रॉप गार्ड बीच बीच में फसलों में लगा रखे हैं। तो ये एक तरह की किस्म की एक पीला पुट्ठा होता है या ब्लू कलर का पुट्ठा होता है, जो कि फूल के कलर के माफिक होता है। तो इसमें हम सरसों का तेल और जो है गुड़ लेकर हम इसका पूरा दोनों तरफ इस पे चिपका देते हैं। तो जो फ्लाई करने वाले कीड़े होते हैं वो कलर को देखकर आकर्षित होते हैं, और जैसे ही उस कलर के पास जाते हैं फूल समझकर, तो वो जाके उसमें चिपक जाते हैं, उनके पंख उसमें लिपट जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं निकल पाते और पॉपुलेशन भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम फ्लाई करने वाले कीड़ों को इस तरह से भी हम कंट्रोल करते हैं। लगभग 40 टन के आसपास एवरेज हम खाद यहाँ से बनाते हैं, और लगभग 4 से 5 टन का उपयोग हमारे खेत में होता है। बाकी का जो 35 टन के आसपास खाद है वो हम यहाँ से सेल करते हैं। तो लगभग जो नॉर्मल इसकी कीमत है वो 500 रुपये कुंटल है, 5000 रुपये प्रति टन। और अगर आप 35 टन खाद बेचते हैं तो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की आमदनी इससे जनरेट होती है, खाली इतनी जगह से खाद बनाने से। अगर ये मॉडल वो मार्जिनल फार्मर्स इसको अडाप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि कम खर्चे में ये काम किसान आसानी से कर सकता है, और 1 या 2 एकड़ की लैंड होल्डिंग में से बहुत आसानी से सहजतापूर्वक वो अपने परिवार के साथ इसको चला सकता है। किसी व्यक्ति का सपना होता है कि डॉक्टर बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा नाम कमाना है, लेकिन मेरा डॉक्टर बनने के पीछे का सपना ये था कि लोगों की सेहत अच्छी करनी है। तो मैंने देखा कि मैं डॉक्टर बन के शायद लोगों की सेहत अच्छी शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि आज की तारीख में जैसा खान पान हो रहा है लोगों का, उस खान पान के दौर में चीज़ें और बिगड़ती चली जा रही हैं, लोगों का सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। तो डॉक्टर सेहत तो नहीं सुधार पाएंगे, आपको जो तकलीफ़ होएगी उसको सुधार पाएंगे, तो क्यों ना हम सेहत को सुधारें, सेहत को बिगड़ने ना दें। उस बात पर हमारा ध्यान गया, तो दिमाग में विचार आया कि क्यों ना खान पान को सुधारा जाए और ऑर्गेनिक खेती की जाए। तो जून 2011 में ये विचार आया और तभी से मैंने खेती का काम चालू किया।
पे 27 और 28 तारीख को एवरी मंथ हम सेशन आयोजित करते हैं, जिसमें पूरे देश भर के किसान यहाँ पर पार्टिसिपेट्स होते हैं और प्रैक्टिकली हम चीज़ों को दिखाते हैं उनको और थ्योरी समझाते हैं। देसी बीज बैंक के महत्व को समझाते हैं, जैविक खादों के महत्व को समझाते हैं, देसी गाय के महत्व को समझाते हैं और प्राकृतिक खेती से हम कैसे उत्पादन ले सकते हैं और खर्चे को कम कर सकते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग क्या, इन सब विषयों पर हम 2 दिवसीय कार्यशाला निःशुल्क आयोजित करते हैं। करीब 12 से 15 मॉडल हमने बनाए हुए हैं, एक साथ कौन कौन सी फसलें हो सकती है, तो ऐसे 15-16 मॉडल पर हमारा एक्सपेरिमेंट है, वो हम किसानों को साझा भी करते हैं।